अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप हैं इस वक्त ऑनलाइन स्टोरीज कॉर्नर पर और मैं हूँ अनम इकबाल, जो लेके आती हूँ आप सबके लिए किस्से, कहानियाँ और आप बीतियाँ। आज का किस्सा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नईम साहब और उनकी अहलिया अपनी 3 बेटियों सना, फौजिया और नूर के हमरा 2 कमरों के किराए के मकान में मुंतकिल हो गए थे। इससे पहले वो अपने भाइयों के साथ आबाई घर में रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ खानदान बड़ा हुआ तो सब ने बाहमी मशवरे से मकान बेचने का फैसला किया। बड़े भाइयों ने नया घर लिया, लेकिन नईम साहब ने दुकान खरीदने को तरजीह दी। काफ़ी अरसे से दुकान पर काम करने की वजह से उन्हें काम का अच्छा सा तजर्बा हो गया था। उनकी राय थी कि माकूल आमदनी हो तो मकान भी बन ही जाता है। रात के खाने के बाद उनकी अहलिया ने बच्चियों के स्कूल का मसला उठाया, क्योंकि पहले वाला स्कूल काफ़ी दूर हो गया था। मैं कल ही बच्चियों के लिए अच्छा सा स्कूल ढूंढता हूँ, उनका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, नईम साहब बोले। थोड़ी देर के बाद नईम साहब के भाई और भाभी उनसे मिलने के लिए आ गए। बातों बातों में बच्चियों के स्कूल का जिक्र भी आया। अरे भाई, बच्चियों के लिए अच्छा स्कूल देखने की क्या ज़रूरत है? किसी भी आम से स्कूल में दाखिल करा दो, पढ़ लिख कर थोड़ी अफसर बन जाएंगी। शादी करके दूसरे घर ही तो जाना है। अगर कोई बेटा होता तो बात समझ में भी आती, कम से कम कारोबार में तुम्हारा हाथ तो बटाता। लड़कियों पर इतने पैसे खर्च करना सरासर बेवकूफ़ी है। भाई ने इंतहाई लापरवाही से अपनी राय का इजहार किया। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नईम साहब हैरानी से बोले। ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे भाई। बेटियों को वैसे भी पराए घर जाना है, तो क्या ज़रूरत उन पर इतने पैसे खर्च करने की। अब देखो, हमारे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे तो अपने वालिद के साथ कारोबार में संभालेंगे। और वैसे भी आजकल की तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा, मुलाजमत तो मिलती नहीं। बेहतर यही है कि पैसे बचा कर रखें। भाभी ने तो अपनी दानिशत में बड़ी दूरंदेशी की बात की थी। बच्चियों की माँ से रहा ना गया और वो भी बोल पड़ी। भाभी, अच्छी तालीम लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर अच्छी तालीम होगी तो वो कारोबार ही नहीं, माशरे में भी कामयाब होंगे। भाभी, आजकल यही बच्चे मुलाजमत की तलाश में जूटियां चटखाते फिरते हैं। अब आप भी बताएं, क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का जिससे पेट भी ना भर सके? बड़े भाई ने कहा। लेकिन मैं तो बच्चियों को अच्छी तालीम दिलवाने के हक़ में हूँ और मैं इस फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटूंगा, नईम साहब ने बहस ख़त्म करते हुए कहा। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। हमने तो जितना समझाना था तुम्हें समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। बड़े भाई और भाभी ने भी बहस ख़त्म कर दी। उन लोगों के जाने के बाद नईम साहब की अहलियाँ उनसे शिकायत करने लगीं। आखिर आपके घर वाले बच्चियों की तालीम के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या मिलता है उन्हें ऐसी बातें करके? मुझे तो गुस्सा आ रहा है उनकी सोच पर। बेगम, तुम क्यों परेशान होती हो उनकी बातों पर? नज़रअंदाज कर दिया करो उन्हें। कल को जब ये बच्चियाँ पढ़ लिख कर हमारा फ़ख्र बनेगी तो यही लोग उनकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। वक़्त बेहतरीन जवाब होता है, तुम बस सब्र करो। वक़्त गुज़रता गया। नईम साहब की बच्चियाँ तालीम के मैदान में आगे बढ़ती रहीं। फ़ौज़िया को अदब से ख़ास लगाव था। उसने कम उम्री में ही अंग्रेज़ी शायरी में नाम बना लिया, साथ साथ मेडिकल के तालीम भी जारी रखी थी और फिर फ़ौज में एक काबिल डॉक्टर बन गई। सना भी पढ़ लिख कर बैंक के आला ओहदे पर फायज हो गई। नूर को वकालत में दिलचस्पी थी, तो नईम साहब ने उनका दाखिला शहर के बेहतरीन लॉ कॉलेज में करवा दिया, जहां वो 3rd ईयर की तालिबा थी। कल तक जिन बच्चियों की तालीम की मुखालफत की जा रही थी, आज वो अपने ख़ानदान का फ़ख्र बन गई थी। हर कोई नईम साहब और उनकी अहलिया की आला तरबियत की तारीफ़ करता था। फिर एक दिन नईम साहब के भाई और भाभी उनसे मिलने के लिए आए। वो कुछ परेशान लग रहे थे। नईम, तुमने और नसरीन ने जो किया वो कह के दिखाया। हमारी लाख मुखालफत के बावजूद तुमने बच्चियों की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं तुम्हारे और सना के पास इस खास काम से आया हूँ। भाई साहब, हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। आप कहिए, आपसे क्या काम है? हमसे जो हो सका हम ज़रूर करेंगे। इतनी देर में सना भी चाय लेकर आ गई। असल में तुम्हें तो मालूम ही है, आजकल कारोबार के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। भाई साहब ने कहना शुरू किया। अब तो बच्चों की शादी भी हो गई है, ऐसे में एक दुकान से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मैं चाह रहा था कि सना बेटी अपने भाइयों को किसी मुलाजमत पर लगवा दे। माशाल्लाह हमारी बेटी इतने बड़े ओहदे पर काम कर रही है।
اور پھر اس کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں۔ بڑے بھائی صاحب نے بڑی لجاجت سے بات مکمل کی۔ وہ تو ٹھیک ہے تایا ابو، ثنا کہنے لگی، مگر آپ کے بچوں نے تعلیم مکمل ہی نہیں کی، صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا۔ اب ایسے میں اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے نا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی رہوں گی، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، ثنا نے تایا ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نعیم صاحب کی بھابھی بھی کافی شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ویسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کہنے لگی، تعلیم بیچ میں ختم کروا کے ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا، اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے۔ یہ تو صرف تم اور نسرین ہی تھے جو ہر مشکل برداشت کر گئے، لیکن بچیوں کی تعلیم میں فرق نہیں آنے دیا۔ تعلیم کا جو چراغ تم دونوں نے روشن کیا ہے، ہم سب اب اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ بھابھی کی اس بات پر سبھی خوشی سے مسکرانے لگے۔ نعیم صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی جانب دیکھا، جو وقت کے اس جواب سے کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جی تو بہن بھائیوں، یہ تو آپ سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کیا تعلیم کتنی ضروری ہے، نہ صرف لڑکوں کے لیے بلکہ بچیوں کے لیے بھی۔ تعلیم سب کا بنیادی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرما دیا ہے نا کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو خدارا جہاں بیٹوں کی تعلیم کی فکر کریں، وہاں بیٹیوں کی بھی تعلیم کی روشنی سے منور کریں، تاکہ وہ بھی معاشرے میں ان کے شانہ بشانہ چل سکیں۔